दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इतिहास तरंगिणी। पिछले वीडियोज़ में हमने नवपाषाण काल पर अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम ताम्रपाषाण काल पर अध्ययन करेंगे। ये जो कालखंड है, ये सिंधु सभ्यता के बाद जो उसका नगरीय जो उसके लक्षण थे, उसके ह्रास के रूप में हम इस चैप्टर को देखते हैं। जो ताम्रपाषाण काल का अध्ययन है वह दो शब्दों से मिलकर बना। देखो, ताम्र यानी कॉपर, तांबा, और पाषाण यानी पत्थर। ये वो संस्कृतियां हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद उसके कंटिन्यूटी या उसके थोड़े बहुत अस्तित्व को समेटे हुए थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो जब ये नगरीय सभ्यता का पतन होता है तो उसके जो नगरीय तत्व थे, जो एलिमेंट्स थे, जैसे कि उसका नगर नियोजन, बहुत बड़े बड़े भव्य भवन, भार और माप के जो पैमाने थे, जो लिपियां थीं इत्यादि, ऐसे जो भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी नगरीय सभ्यता के, सिर्फ उन एलिमेंट्स का ही, उन तत्वों का ही पतन हुआ, ह्रास हुआ। बाकी जो इसके इतर जो भी एलिमेंट्स थे, जैसे ग्रामीण सभ्यता में जो पाई जाती हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, भार या वजन ढोने के जो साधन होते हैं जैसे बैलगाड़ियाँ, जो लोकाचार हैं, लोक जो फैशन है, वहाँ का जो ट्रेंड है, जैसे लोक विश्वास है, प्रथाएं हैं, ये सब अवशिष्ट रूप में विद्यमान रहती हैं किसी भी सभ्यता के पतन होने के बाद भी। वैसे ही ये जो संस्कृतियाँ हमें पढ़नी है, ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियाँ, ये उसी कालखंड से हैं जब सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो जाता है। तो पतन होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी सभ्यता पूर्ण रूपेण अपना अस्तित्व खो देती है। वो चेंजेस और कंटिन्यूटी के साथ अगले कुछ संस्कृतियों में, अगले कुछ सभ्यताओं में वो परिलक्षित होते रहती हैं। हम जब इस वीडियो के बाद सिंधु सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक काल में जब एंटर करेंगे तो हम वहाँ सिंधु सभ्यता को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके उद्भव, उसका जो चरम काल रहा और उसके बाद जो उसका पतन होता है। तो पतन होने के बाद हमें जो कुछ संस्कृतियां दिखाई देती हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार में, जहाँ जहाँ सिंधु सभ्यता थी उसके विस्तार क्षेत्र में जो हमें संस्कृतियां दिखती हैं, उसके इतर सिंधु क्षेत्र के बाहर जो पशुचारी और ग्रामीण संस्कृतियां उत्पन्न हुई, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, ताम्रपाषाण काल के वीडियो में। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ताम्रपाषाण काल का, वह होगा कि यह जो सभ्यता थी यह ग्रामीण सभ्यता थी और पशुचारी सभ्यता थी। पेस्ट्रल एंड एग्रीगेरियन ये सिविलाइजेशन या कल्चर थी। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये जो तथ्य हैं जो इसमें समाहित किए गए हैं, ये केसी श्रीवास्तव सर के प्राचीन इतिहास की किताब से लिए गए हैं। समग्र रूप से यह उसी पुस्तक पर आधारित है जो केसी श्रीवास्तव सर ने लिखी है। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। चलिए अब देखते हैं वीडियो में आगे। मनुष्यों ने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्यों ने पहली बार तांबा के धातु का प्रयोग किया। अब पत्थर और तांबा से मिलकर आभूषण और औजार तैयार किए जा रहे थे। ताम्रपाषाण काल की जो विशेषताएं रहीं, यहाँ बड़े बड़े गांवों का विकास हो रहा था। जो लौकिक और पारलौकिक विश्वास थे, मान्यताएं थे, उसमें एक मान्यता आती है शवाधान की। मृत्यु के बाद लोग किसी शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या उसे जलाते हैं या दफनाते हैं। तो ताम्रपाषाण काल में शवाधान हमें भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग अलग तरीके को देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं हमें आंशिक शवाधान तो कहीं कहीं हमें पूर्ण शवाधान देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में जो शव था उसको दफनाते समय उसका सर पूर्व की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ था। वहीं महाराष्ट्र में सर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में। वर्तमान में इस्लाम में यही विधि अपनाई जाती है किसी को दफन करते समय, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में हमें मुख्य रूप से 3 संस्कृतियों का अध्ययन करना है।
जिसमें पहला है आहार संस्कृति। जो दक्षिण पूर्व राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ एक क्षेत्र आता है आहार। ये खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आहार। उसके आसपास जो हमें ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति दिखी, हमने उसको नाम दिया है आहार संस्कृति। दूसरा है मालवा या कायथा संस्कृति। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। कायथा उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है, कायथा उज्जैन और मालवा का क्षेत्र। ठीक है, तो दूसरी जो संस्कृति है वो है मालवा एवं कायथा संस्कृति। और तीसरी महत्वपूर्ण संस्कृति है जौरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट और पुणे के आसपास का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर जौरवे संस्कृति का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बड़ी बस्ती मिलती है जिसका नाम है इनाम गांव। ये फोर्टिफाइड है, किलाबंद है। ठीक है, किलाबंद बस्ती हमें मिलता है कौन सा, इनाम गांव। एक साइट और है यहाँ पे दायमाबाद, दायमाबाद, ये भी हमें किलाबंद या फोर्टिफाइड हमें मिलता है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। अब इनकी विशेषताओं पे नज़र डालते हैं एक एक करके। पहला है आहार संस्कृति। यह दक्षिण पूर्व राजस्थान का क्षेत्र है। आहार नामक स्थल जो खेतड़ी के समीप है। खेतड़ी तांबा के खान के लिए फेमस है। अब ये जो संस्कृतियाँ थी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ थीं, तो यह संभव है कि जो तांबे का उपयोग ये करते थे वो इसी खेतड़ी या खेतड़ी के खान से ही निकाला जाता था। ये अपने घरों में तांबे को पिघलाकर मनचाहा आकार देने में माहिर थे। ठीक है, जो वर्तमान में यह धूलकोट के नाम से जाना जाता है, ये जो आहार नाम का जगह है ये वर्तमान में धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम हमें ताम्रवती भी मिलता है। और यही वह साइट है आहार जहाँ से हमें सर्वाधिक तांबे के उपकरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आहार संस्कृति के बारे में। हम इसका लोकेशन देखें तो लोकेशन साफ साफ दिखता है हमें दक्षिण पूर्व राजस्थान। यहाँ हमें 3 साइट्स देखने को मिलते हैं। पहला साइट है आहार, आहार। दूसरा साइट है गिलूंद, गिलूंद। और तीसरा है बालाथल, बालाथल। ये 3 साइट्स हैं कहाँ, आहार संस्कृति में हमें पढ़ना है। ठीक है, आहार जो है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है और गिलूंद जो है वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और बालाथल भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आहार और बालाथल हमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, जबकि गिलूंद हमें कहाँ मिलता है, चित्तौड़गढ़ के डिस्ट्रिक्ट में। चूँकि ये तीनों जो हैं आहार, गिलूंद और बालाथल, ये हमें बनास नदी के घाटी में तट पे हमें ये साइट्स मिलते हैं, इसलिए इसे हम बनास संस्कृति का नाम भी देते हैं। आहार संस्कृति को हम बनास संस्कृति का भी नाम देते हैं, क्योंकि आहार, गिलूंद और बालाथल तीनों हमें बनास नदी के तट पे मिलते हैं साइट्स। ठीक है, आहार संस्कृति के जो लोग थे यह मुख्यतः कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ, धान, चना, मूंग आदि की खेती करते थे तथा गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि का पशु के रूप में पालन करते थे। आहार संस्कृति के लोग जो मृदभांड बनाते थे वो उसमें वो चाक का इस्तेमाल करते थे, पहिए का। कुम्हार जो थे वो चाक का इस्तेमाल करते थे। और इस समय की जो पॉटरी हमें देखने को मिलती है वो मिलती है BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर्स, काले एवं लाल मृदभांड देखने को मिलते हैं। कब, आहार संस्कृति के काल में। ठीक है, अब अगला आता है मध्य प्रदेश का कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। ताम्रपाषाण काल का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है मध्य प्रदेश का मालवा या कायथा संस्कृति। जो कायथा संस्कृति है यह ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन संस्कृति है। ठीक है, मालवा संस्कृति, मालवा से हमें चरखा की प्राप्ति, उच्च कोटि के मृदभांड और ऋषभ पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल नवदा टोली है। यह प्रमुख स्थल है और यह सबसे ग्रामीण बस्ती है। इसका जो उत्खनन है नवदा टोली का,
इसका उत्खनन H.D. संकालिया ने करवाया था। संकालिया ने करवाया था, H.D. संकालिया ने करवाया था। ठीक है। अगला है महाराष्ट्र की जौरवे संस्कृति। महाराष्ट्र की जो जौरवे संस्कृति है यह हमें अहमदनगर से जौरवे, नेवासा और दायमाबाद के क्षेत्र से हमें ये 3 साइट्स देखने को मिलती हैं। दायमाबाद ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ से हमें तांबा का बना हुआ रथ मिला है। यह दायमाबाद के साइड से मिला हुआ है। तांबा का बना हुआ रथ दायमाबाद के साइड से मिला। अगला है महाराष्ट्र के पुणे से इनाम गांव, सोनेगांव और नासिक। यह किलाबंद बस्ती है इनाम गांव, जो हमें ताम्रपाषाण काल का साइट देखने को मिलता है। अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल के स्थलों की प्राचीनता का क्रम। इनमें कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे नया है। जो कायथा संस्कृति है, इसका हम जो डेट सर्वमान्य है, जो केसी श्रीवास्तव में मेंशन है, इसका कालक्रम हम देखते हैं 2500 बीसी से लगभग 1500 बीसी के आसपास ये साइट देखने को मिलता है। उसके बाद है आहार संस्कृति, फिर मालवा, फिर जोरवे संस्कृति। ठीक है, ये घटनाक्रम था। इन महत्वपूर्ण साइट्स के अलावा भी कुछ साइट्स हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वीरभूमि या बर्धमान का क्षेत्र, इसके अलावा है मिदनापुर का क्षेत्र। ये जो साइट्स हैं ये भी कैल्कोलिथिक एज के साइट्स हैं। यहाँ से भी हमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसके प्रमुख उत्खनित स्थलों में पांडु राजार है, ढीबी है, महिशाल है। यहाँ से मुख्यतः हमें चावल के खेती का प्रमाण मिलता है। रिसेंटली इलाहाबाद में एक साइट है जिसका नाम है झूसी हवेलिया। क्या नाम है उसका? झूसी हवेलिया। ये सब केसी श्रीवास्तव में मेंशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेट में सवाल पूछ ले जाते हैं। झूसी हवेलिया ग्राम, इसकी खुदाई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्राचीन इतिहास का विभाग है, एंशिएंट हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा यह खुदाई करवाई गई। झूसी हवेलिया ग्राम कहाँ? इलाहाबाद में। यहाँ जब खुदाई करवाई गई तो प्रोफेसर वीडी मिश्रा ने ऐसा बताया कि झूसी हवेलिया जो साइट है प्राचीन, ये ताम्रपाषाणिक साइट इलाहाबाद में, यहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल के 2 स्टेजेस मिलते हैं, 2 स्तर मिलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि पहले चरण में, जो पहला चरण था इस ताम्रपाषाण काल का, उस समय के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वो लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन जो दूसरा स्टेज आता है, जो दूसरा चरण आता है यहाँ पे ताम्रपाषाण काल का, यहाँ हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेज में लोहे का ज्ञान हो गया था, वे लोहे से परिचित है। तो झूसी हवेलिया जो साइट है यह इलाहाबाद के समीप है, एक गांव है। यहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल के 2 चरणों का जो लक्षण है परिलक्षित होता है। पहले चरण में वहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था और दूसरे चरण में यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान था। तो कंक्लूजन में अगर देखें ताम्रपाषाण काल को, तो यह एक पशुचारी और कृषक समुदाय के द्वारा, इस समुदाय के लोगों का ये संस्कृति था। ठीक है, ये सिंधु क्षेत्र के बाहर की जो साइट्स थे, जैसे हमने जो अलग अलग साइट्स देखे, उस यहाँ के लोग अपने मकान मिट्टी के गारे, जो गीली मिट्टी होती है उसके मिट्टी के गारे और पत्थरों से, कहीं कहीं पक्की ईंटों से, जैसे गिलुंद में हमें पक्की ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, वहीं हमें आहार में पत्थरों का साक्ष्य मिलता है कि पत्थर से मकान बनाए जा रहे हैं। और बाकी सब जगह ये ग्रामीण बस्तियां थी, तो घास फूस, बांस बल्ली आदि का सहायता से ये घर बनाते थे। हमें घरों में कहीं कहीं दफन की हुई कलश मिली है जिसमें अस्थियां हैं,
और उसके पास दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे छोटे बर्तन हैं या ग्लास है, ऐसे कुछ वस्तुएं मिली हैं जिससे हमें यह भी पता लगता है कि इन संस्कृति के लोगों का पारलौकिक आस्थाओं में भी विश्वास था। ठीक है। दायमाबाद से कांसे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब मैंने ऊपर डिस्कस किया था दायमाबाद से हमें कांसे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कांसा जो था ये ब्रॉन्ज एज यानी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाते हैं, जो इसके जस्ट पहले की सभ्यता रही। यानी कि यह जो दायमाबाद है यह सिंधु सभ्यता से प्रभावित था। दायमाबाद सिंधु सभ्यता के लक्षणों से प्रभावित था, इसलिए हमें यहाँ कांसे का उपयोग भी देखने को मिलता है। तो इतना ही था डिस्कशन के लिए इस टॉपिक में। ताम्र पाषाणकालीन स्थलों में हमें इतना ही समझना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास तरंगिणी चैनल का नाम है। पहले इस चैनल का नाम था हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। अब चैनल का नाम चेंज हो गया है इतिहास तरंगिणी। अपने दोस्तों में इसको पुनः शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।